अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर की जो थोड़ा चौंकाती है, क्योंकि योगी सरकार ने पिछले सप्ताह शीर्ष स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल किया। ये महत्वपूर्ण फेरबदल इसलिए था क्योंकि इसकी बड़ी प्रतीक्षा थी, क्योंकि नियुक्ति सचिव का जो पद होता है वो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जो उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी समझ रखता हो और जो मुख्यमंत्री के लिए भरोसेमंद हो और बेदाग भी हो। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक रूप से इस पद पर 1996 बैच के एम देवराज की तैनाती हुई है। एम देवराज को नियुक्ति सचिव बनाए जाने से पूरी ब्यूरोक्रेसी हैरान है कि आखिर ये कहां से फैसला हो गया, इतनी बड़ी लॉटरी देवराज की कहां से निकल आई, क्योंकि वो अभी एक बहुत जूनियर अफसर है, 96 बैच है और यहाँ पर अभी 88 बैच सर्विंग कर रहा है, सेवा में है। देवराज पर इतनी बड़ी मेहरबानी हुई कि उनको नियुक्ति विभाग के साथ साथ सेल टैक्स विभाग भी दिया गया। हालांकि आलोक कुमार का नाम भी एक बार नियुक्ति सचिव के लिए चला और जब उनका नाम कटा तो ये बात आई कि पी गुरु प्रसाद को भी नियुक्ति सचिव बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। देवराज बाजी मार ले गए और उसके साथ साथ वो सेल टैक्स जैसे बहुत बड़े महकमे के भी प्रमुख सचिव बन गए। देवराज पर ये बरसात कैसे हो रही है? बिजली विभाग में तैनाती के दौरान सबको पता है कि नाराजगी के तौर पर सरकार ने उनको हटाया था। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक साल के भीतर ही देवराज यूपी के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया बना दिए गए कि अब तो पूरे यूपी में जिस अधिकारी को जहां चाहे वहां टेढ़ा मेढ़ा करें, जिसकी चाहे जांच खोलें। वैसे ऐसे अधिकारी जो होते हैं उनके राज में आईएएस तो नहीं, ये पीसीएस अफसर ही मारे जाते हैं ज़्यादातर। तो देवराज से भी बहुत उम्मीद ना करिए, क्योंकि बिजली विभाग में जब वो रहे हैं तो उनका हाल सबको पता है। देवराज अपने आप को ईमानदार होने का ढोल पिटवाते हैं, लेकिन ये बात बिजली विभाग में तैनाती के दौरान सबको पता है कि उन्होंने 16 सलाहकार नियुक्त कर रखे थे, जिन पर लाखों रुपया महीना, कई लाख रुपया महीना खर्च होता था उनके वेतन पर, गाड़ी पर और सुविधाओं पर। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि बिजली में जब तक देवराज तैनात रहे उन्होंने एक जात विशेष के अफसरों को मलाईदार तैनाती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके खुलेआम बहुत सारे आरोप भी लगे। व्यवस्था को जो लोग ये कहते हैं कि देवराज ने बिजली व्यवस्था सुधारी, उस समय याद होना चाहिए जब कोरोना काल में बिजली की खपत घट गई थी, मौसम अनुकूल था, उस दौरान देवराज ने खूब पीठ थपथपवाई। लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ, गर्मी आई, पूरा बिजली विभाग बैठ गया चरमरा के, सरकार की बदनामी होने लगी, तब जाकर देवराज वहां से हटाए गए थे। आज वही व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सरकार में उनके लिए कई दरवाजे खोल दिए गए, कई दिल खोल कर स्वागत हो रहा है, आइए और ग्रहण कीजिए। वो महत्वपूर्ण पद पाने में कामयाब हो रहे हैं, नाराजगी के बावजूद कामयाब हो रहे हैं। ये कौन सा जुगाड़ और चमत्कार है, ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आईएएस अफसर भी नहीं समझ पा रहे हैं। देवराज अकेले नहीं हैं, आलोक कुमार को भी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से नाराजगी के बाद हटाया था, लेकिन आलोक कुमार अब 11 विभागों के प्रमुख सचिव बन चुके हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि हमारे पास शीर्ष स्तर पर अफसरों की कमी है और इसी की आड़ में कुछ लोगों पर दिल खोल कर विभाग लुटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शीर्ष स्तर पर हैं, एसीएस हैं, प्रमुख सचिव हैं, लेकिन उनको कहा गया ये दागी हैं, ये फला सन में जब सरकार नहीं आई थी तो बसपा में बहुत इनकी लूटपाट थी, ये समाजवादी में बहुत ऐसा गड़बड़ किए थे, उनको काम करने का अवसर ही नहीं मिला, वो किनारे हैं 5-5, 6-6 साल से। और जो लोग पता नहीं किसकी पसंद है कि वो एक बार नाराजगी का शिकार होते हैं और फिर 2-4-6 महीने में मुख्य धारा में बहुत बड़ी कुर्सी पर वापस लौट आते हैं। ये सेटिंग गेटिंग का खेल क्या है? देवराज के पास ऐसा कौन सा गुण है कि उनको देवराज से देवता बना देता है? हालांकि ब्यूरोक्रेसी में उनको और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ये भी लोग जान लें
कि नियुक्ति में अब आसान नहीं रहेंगी चीज़ें। आज नहीं तो कल शोर मचेगा और लोगों की सुनवाई के अवसर समाप्त होंगे। सीनियर और जूनियर भी नहीं जाएंगे अपने प्रमुख सचिव के पास कोई संरक्षण मांगने। देवराज किसकी पीड़ा कितनी समझेंगे और कौन अफसर उनसे कितना सहज होगा बातचीत करने में, ये तो तैनाती होने के बाद से ही जो खुसुर फुसुर शुरू हुई है उसी से पता चल जाता है। तो सरकार को भी शायद चाहिए था चुन चुन के ऐसे लोगों को बैठाओ कि जिनके पास लोग अपनी फरियाद लेके आए ही ना। न फरियाद आएगी न समस्या पता चलेगी। एक ने पहले भी भट्ठा बैठाने का इतिहास बनाया, यहाँ भी बैठा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए, पावर सेंटर में अब हम आखिरी दौर में हैं और आज के इस हालात पर बहुत सारे शायरों के लिए हमेशा कहा गया कि चाहे जो दौर हो, शायर, पत्रकार, कवि ये हमेशा सच बोलें, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। कई बार सच देखकर भी वो दूसरे रास्ते से अपनी बात कहते हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है आज के इन हालात पर कि जिस पर कभी नाराज़गी थी, जिस पर प्यार लुटाया जा रहा है, जिसको सच लिखना था वो क्या लिख रहा है। इस पर सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में तो मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।